हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ और मस्त के साथ विज्ञान कक्षा 10 ये स्पेशल बोर्ड के लिए बनाया गया है। इसमें एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन आंसर है, चाहे बुक के अंदर हो या अभ्यास में जितना क्वेश्चन दिया, वो सारा क्वेश्चन इसमें हम आपको आज कराएंगे। ठीक है, देखिए ये आपके सामने यहाँ से थोड़ा सा कौन सा कलर है, कलर सही है। ठीक है, देखिए विज्ञान कक्षा 10 हिंदी माध्यम के लिए विषय है। चैप्टर की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 2। ठीक, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्या होता है, जितना क्वेश्चन क्षार लवण पे जितना भी क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी का फुल टू फुल सलूशन इसमें कराया जाएगा। अध्याय के सभी प्रश्नों का सलूशन एकदम इजी वे में बताया जाएगा, घुमाऊ फिराऊ नहीं। मतलब एग्जाम पे ऐसे आप सटीक लिखेंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक, क्योंकि एग्जामिनर भी चाह रहा है, वो क्या कहते हैं, कॉपी नहीं भरिए। ठीक है, कॉपी नहीं, जो सटीक जानकारी आपके पास उसे आप वहाँ प्रोवाइड करिए। जब नहीं आ रहा तो दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, ये आप करिए। उसके बाद यहाँ से एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सारा क्लास 10th का पूरा पोर्शन, मतलब यहाँ हम विज्ञान के साथ साथ गणित का भी सारा पोर्शन हम करा देंगे। दिख ही नहीं रहा है, गणित का सारा पोर्शन हम, यानी हर एक इसका साइज का आपका क्या कर देंगे, इजी वे में हम करा देंगे। 16 वाला चैप्टर उसमें है और 15-16 चैप्टर इसमें है। ठीक है, ये आपका दूसरा चैप्टर। चलिए हम अपने वीडियो को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है आपके सामने, ये देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है, आपको 3 परखनली दी गई है। चलिए हमने 3 परख ली। इनमें से एक में आश्वित जल है एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पात्र प्रेजेंट है, आपके पास केवल लाल लिटमस दिया जाता है, तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए पदार्थ को पहचान कैसे करेंगे। अभी देखिए, नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है, बताइए। बोल दिए होंगे लगभग, बहुत अच्छे। ठीक है, नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है, आपको पता है। ठीक है, तो ये आपका यही पूछ रहा है। देखिए इन्हें सबसे पहले क्या लिख रखा है, इन्होंने पहले एक परखनली यहाँ से इन्होंने बना दिया है। ठीक है, दूसरी परखनली यहाँ रख दिया है, तीसरी परखनली यहाँ रख दिया। इन्होंने पहले में दे रखा है आसुत जल दे रखा है। ठीक है, आसुत जल, और दूसरे में देखा जाए तो एसिड मतलब अम्ल दे रखा, और दूसरे में क्या दे रखे हैं, इन्होंने क्षार दे रखे हैं। ठीक है, क्षार दे रखे हैं। पहले में आसुत केवल जल रखा गया है, मतलब डिस्टिल वाटर रखा गया है, मतलब उसके डिस्टिल वाटर नहीं समझ रहे हो तो बारिश का पानी, और दूसरे में अम्ल दिया, तीसरे में आपका क्षार दिया। तो कैसे पहचानेंगे, नीले लिटमस पेपर से। ठीक है, चलिए इसका आंसर यहाँ से देखते हैं। नीचे क्या दे रखा है, यदि क्या रखा आंसर, यदि लाल लिटमस पत्र रंग नहीं बदलता है, मतलब उस किसी कांटेक्ट में कोई भी नहीं रंग नहीं बदलता, तो वह अम्ल होगा। यदि देखो लाल लिटमस की बात कर रहा है, अम्ल केवल नीले लिटमस को लाल पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ये लाल लिटमस ऑलरेडी तो कलर नहीं बदलेगा। यदि लाल लिटमस पत्र का रंग नीले रंग में परिवर्तित हो जाता तो क्या है, क्षार कहलाता है। दोबारा बता रहे हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार उसी का उल्टा करता हो, लाल लिटमस पेपर को नीले कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, और आसुत जल रहेगा तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि लिटमस पात्र हल्का परिवर्तन होता, मतलब हल्के बैगनी कलर का होता है, तो आसुत जल होता है। ठीक, मतलब जल में लगभग ना के बराबर, यहाँ लिखा है बैगनी कलर, आप ना के बराबर समझिए। ठीक है, ये हो गया आपके लिटमस पेपर के बारे में। ठीक है, समझ में आया। ठीक, ये 3 पात्र दे रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखा जाता है। ठीक है, ये भी सही है। क्यों नहीं रखा जाता है, तो क्योंकि वो देखा जाए दही क्या होते, अम्लीय नेचर का होता है। ठीक है, अम्लीय नेचर का मतलब अम्ल होता है, तो क्यों नहीं रखा जाता, ध्यान से देखते हैं। दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है, लिखा है ना। इस प्रकार जब इन पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तनों में रखा जाता है तो धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस एवं यानी क्या होता है, हानिकारक उत्पाद
मुक्त करती है, जिससे भोजन आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कर रहा है, यानी कहने का मतलब दही व खट्टे पदार्थ को पीतल अथवा तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता, क्योंकि दही और खट्टे भी जितने भी चीज़ होते हैं उसमें अम्ल पाया जाता है, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है रिएक्शन से, और क्या होता है, हानिकारक उत्पाद निकलता है जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है, इसीलिए दही उसमें नहीं रखी जाती। ये था आपका सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे दे रखे हैं क्या, तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, लिखा है धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर समानतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस में उपस्थित जांच कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक, कैसे करेंगे, ठीक, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब लाइए यहाँ से एक्सपेरिमेंट के जरिए अब आप इजी वे में इसे समझ सकते हैं। देखिए क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है, आंसर धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर समानतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, अब हाइड्रोजन गैस कैसे निकालेंगे अभी देखना, अभी यहाँ से अभी देखो काम हो जाए। ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। सर्वप्रथम आपको क्या लेना, देखिए क्या करना, एक स्टैंड ले लिया हमने, यहाँ से स्टैंड ले लिया, स्टैंड में परख नली को क्या कर दिया हमने, बांध दिया। ठीक, यू आकार की एक क्या कर दिया हमने, एक्चुअली यस आकार, यू आकार की ऐसे एक क्या लेना है, आपको नली ले लेनी है। ठीक है, एक नली ले लिए। उसके बाद यहाँ से देखिए क्या आती है, यानी आपका रिसीवर, मतलब रिसीवर में क्या भरना है, साबुन का विलयन भर देना है। ठीक है, साबुन का विलयन मतलब जो धावन सोडा उसे घोल कर रख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्सपेरिमेंट आपका स्टार्ट होता है। देखिए लिखा है परख नली, ये आपकी हो गई। अब यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक, आप रिएक्शन लिखिए तो उसके नीचे उसका नाम भी लिख दीजिए, जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक, दानेदार जिंक का चूर्ण, इसमें जो दाना 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 डाला गया वो जिंक का चूर्ण है। अब हाइड्रोजन गैस देखो बुलबुले के फॉर्म में निकलेगी, इसी को बोस्ट प्रोसेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसी को बोस्ट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका यहाँ से चला आया और बुलबुला के फॉर्म में जब निकलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले ऊपर की तरफ जाएंगे, जिससे मोमबत्ती यदि ले जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पर यदि हम आग ले जाएंगे तो बम भड़ाक से फूट जाएगा। ठीक है, अब आग लग जाएगी तो क्या लिख रखा है, देखिए फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होगा। यहाँ पर देखो ये लाहौर से मोमबत्ती ले रखा है। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट आपको एक्चुअली बताना है। ठीक, अब क्या दे रखा है, इसी को क्या करना, देखिए इसी को प्रोसेस में लिखना। सर्वप्रथम एक परख नली लेंगे, परख नली ले लिया, 5 ml तनु H2SO4 डाल दिया, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। लीजिए इसमें दानेदार जिंक का टुकड़ा डाल दीजिए। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रभावित कीजिए और साबुन के विलयन में बुलबुले बनते हैं तो इन बुलबुले में हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। देखो क्या आती है। अब इसी को रिएक्शन आपको याद हो गया तो इसे आप बना देंगे। सर्वप्रथम H2SO4 लिया और हमने क्या लिया, जिंक का चूर्ण ले लिया। हमारा ZnSO4 प्लस ये जो आपका हाइड्रोजन गैस है, देखिए ये आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होकर यहाँ निकल गई, SO4 बचा है, Zn बचा, आप यहाँ उतार दीजिए, बस खत्म। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया रिएक्शन। अब देखिए क्या दे रखा है, देखिए जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाते हैं तो फट फट की आवाज़ आती, मतलब वो दहन होता है, बहुत तेज से भक भक जल जाता है। ठीक है, तो ये था इसके थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन पे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, थोड़ा सा इसे इलैबोरेट मतलब बड़ा कर दिया जाए जिससे आपका दिखे। ठीक, लिखा है चौथा नंबर, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोलिक यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अपक्रिया करता है तो बुदबुदे उत्पन्न होते हैं। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो अपक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। जो दिया उसी को आप क्या करना, आपको यहाँ लिखते जाए। क्या करा, पहले दे रखा कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया। उसके साथ किसका रिएक्शन करा रहे हैं हम, HCl का, HCl हमने यहाँ लिख दिया। क्या बन गया, देखिए अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये कैल्शियम इससे के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड बना दिया। अब देखिए इसमें आपका कितना है, CO3 है, तो इसमें से आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड निकालिए, मतलब एक ऑक्सीजन आपके पास ऑलरेडी यहाँ से बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन बचा और एक हाइड्रोजन यहाँ से, हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो पानी निकाल दीजिए। क्या दे रखा, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन यदि कराएंगे तो
कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रो यानी पानी निकलेगा, जिसे हम पानी निकालना है। ठीक है, तो पानी निकाल दिए, और नीचे कुछ है नहीं, नहीं चलिए नहीं है, तो इसी को क्या कर दिए, चाहे इस फॉर्म में लिखिए, आपको इस फॉर्म में निकलेंगे तो ज़्यादा, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन से ही समझिए वहाँ बात करनी है। रिएक्शन यदि लिखिए, थोड़ा सा भी आप थ्योरी लिखें तो आप अच्छा नंबर परफॉर्म कर सकते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल गैस, जल निकलेगा, सॉरी गैस नहीं निकली। ठीक है, तो ये था 4th नंबर। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, क्या दिया, दोबारा देखो रिएक्शन आ गया आपके सामने। ठीक है, क्या दे रखे हैं, चैप यानी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, HCl आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों होता है बताइए आप, यहाँ से देख देते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या दे रखा है, आंसर पहला दे रखा है, जब HCl अथवा HNO3 को जल में घोला जाता है तो यह जल से घुलित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं जो जलीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए नीचे आपका रिएक्शन दे रखा है, इन्होंने क्या बोला, जो बोला उसी को थ्योरी के देखो क्या लिखे। सर्वप्रथम आपको क्या लेना है, HCl को यदि जलीय विलयन में डाला जाता है तो हाइड्रोजन आपका आयन के फॉर्म में अलग, क्लोरीन आयन के फॉर्म में अलग हो जाती है। या अब देखो, जो हाइड्रोजन आयन आपको मिला है, ये हाइड्रोजन आयन मिला, इसे दोबारा पानी में डाल दिया जाए, हाइड्रोजन आयन मिला, पानी में डाल दिया जाए तो कितना मिल गया, देखो हाइड्रोजन इसके साथ H3O+ बना देगा, क्या H3O+ बना देगा। मतलब अब यहाँ पर एक मना यानी प्लस हो गया तो एक कोई माइनस ग्रुप Cl वगैरह जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में था। अब इसी को क्या लिख रखा है, जब एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं तो इस प्रकार के अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। जब हाइड्रोजन, मतलब जाहिर सी बात, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा उसी तो ही अम्ल बोला जाएगा। जब नहीं प्रोड्यूस यानी करेंगे तो जाहिर सी बात हम उसे क्या बोलेंगे, अम्ल, क्या गुण नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, थोड़ा सा तगड़ा रहेंगे, तेजी से चलते हैं। ठीक है, 6 नंबर आपके सामने ये रहा, लिखा है जल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। मतलब जल का जलीय अम्ल का मतलब अम्ल में क्या है, हाइड्रोजन आयन। अब विलयन जो आपका इलेक्ट्रिसिटी विद्युत डाल है उस पर इलेक्ट्रॉन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव हमेशा निगेटिव की तरफ मूव करता है, इसीलिए होता है। अब देखिए क्या दे रखे हैं, जल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनिक आयन H3O+ की उपस्थिति होने के कारण विद्युत का चालन होता है। ठीक, यही आपका कारण था। ठीक है, 6ठा नंबर था। अब आते हैं 7वां नंबर, क्या क्वेश्चन दे रखा है। 7वां नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, तू रे भाई। 7वां नंबर लिखा है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग क्यों नहीं बदलता है। शुष्क की बात बोल रहा है। ठीक है, लिखा है क्या, अब देखो, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है क्योंकि हाइड्रोजन आयन अनुपस्थित रहता है। कौन सा, हाइड्रोजन आयन अनुपस्थित रहता है, इसीलिए। ठीक है, शुष्क की बात बोल रहा है। ठीक, ये था 7वां नंबर के बारे में। 7वां नंबर। 8वां क्या दे रखा है, 8वां आपको ध्यान से यहाँ से देखिए। ठीक है, 8वां क्या दे रखा, अम्ल के तनुकृत करते समय यह क्यों यानी अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए या जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। कहने का मतलब क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट 11 में जाएंगे, 11th में या 12 में, 11 या 12 में अच्छे से देखेंगे। कहेंगे उसमें H2SO4 में पानी मिलाया जाए या जल में H2SO4 मिलाया जाए। ठीक है, तो ये यही क्वेश्चन आपको यहाँ से थोड़ा सा अम्ल के बारे में दिया, यहाँ से कह रखा नहीं रहा। ठीक है, तब देखिए क्या रखे हैं, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अम्ल को सदा धीरे धीरे तथा जल को लगातार जल में गिराते यानी जल में हिलाते हुए जल में मिलाया जाता है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रित अस्फलित होकर बाहर आ जाते हैं और आप
जल सकते हैं। कहने का मतलब क्या करेंगे, जब आप देखो करेंगे मतलब जब उसमें हम मिलाएंगे तो क्या करेगा, तुरंत ब्लास्ट, जितना दूर मिलाए रहेंगे H2SO4 नीचे के धड़ाक से देखेंगे गिर जाएगा। ठीक, इतना खतरनाक होता भाई, उससे आपकी जल सकते हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि ये अम्ल है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक, अब 9वां नंबर क्या दे रखा है, 9वां नंबर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे। ठीक, 9वां नंबर दे रखा है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनिक आयन H3O पॉजिटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है, कैसे प्रभावित हो जाती है इसे बताते हैं। देखिए, जब अम्ल के विलयन में तनुकृत किया जाता है तब हाइड्रोनिक आयन मतलब H3O पॉजिटिव की सांद्रता की प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। इसका अर्थ है कि अम्ल की शक्ति घट जाती है। ठीक है, अम्ल की शक्ति घट जाने से उसकी क्या हो जाएगी, आयतन में कमी हो जाएगी। ठीक है, ये था इसके बारे में बाबू। ठीक, और नेक्स्ट पे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा, 10वां नंबर। ठीक है, 10वां नंबर आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। लिखा क्या है, लिखा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH निगेटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। देखिए, ये कैसे प्रभावित होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक से क्षार यदि मिला देंगे तो हाइड्रोक्साइड की सांद्रता क्या हो जाएगी, OH। क्षार जब मिलाएंगे तो बताओ क्षार क्या है, OH है कि नहीं। जब OH में ही मिलाएंगे तो जाहिर सी बात आपका क्या हो जाएगी, उसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। मान लेते पानी है, पानी में चीनी मिलाते जाइए, चीनी मिलाते जाइए, चीनी मिला हुआ ऑलरेडी और मिला दिए तो उसकी सांद्रता बढ़ेगी कि नहीं। तो वही कर रहा, क्षार में यदि OH मिलाया जाए तो उसकी OH की सांद्रता जाहिर सी बात बढ़ती जाएगी। ठीक है, ठीक, अब आ गए किस पे, 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर आपका क्या दे रखा है, 11 नंबर आपका सामने दे रखा है, आपके पास 2 बिलियन AB है। चलिए हमने AB मान लिए, बिलियन A के pH 6 है, मतलब A का pH 6 है, B का pH 8 है। जिस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, मतलब किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से अम्लीय तथा कौन सा क्षारीय। आपको देखिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ से बताते हैं। ए दे रखा कितना, A एक्चुअली आपका 6 है, ठीक है, और B एक्चुअली आपका कितना है, 8 है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, जितना जो 7 के करीब रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूट्रल में चला जाएगा। 7 से जितना आप दूर जाएंगे तो उतना आप अम्लीय होते चले जाएंगे। क्या, अम्लीय होते चले जाएंगे, दूर जा रहे हैं ना, 7 से दूर जा रहे हैं। तो आपका देखिए क्या दिया, पहले यहाँ से 7, यहाँ से 6, 5, ठीक है, देखो 5 हो गया, उसके बाद क्या कर दिए, एक्चुअली 5 हो गया, 4 हो गया, 3 2 1, 6 हो गया, इधर हो गया, और यहाँ से आपका 8 हो गया। अब आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब नीचे आपको बता देते हैं, यहाँ से देखिए क्या दिखा, 7, देखो वही दिया ना, 7 pH का मान अम्लीय विलयन को दर्शाता है। ठीक है, करेक्ट यदि 7 रहेगा, 7 से कम, देखो 7 से कम, यहाँ के नहीं होना चाहिए, 7 से कम pH मान को अम्लीय दर्शाता। 7 से यहाँ लिखे थे, इधर जाएंगे तो अम्लीय, इधर जाएंगे तो क्षारीय होंगे। ठीक, 7 से कम अम्लीय विलयन को दर्शाता है तो 7 से अधिक क्षारीय विलयन को दर्शाता है। अब क्या दे रखा, A आपका 6 है तो जाहिर सी बात A आपका अम्लीय है। B देखा जाए तो क्या हो गया, क्षारीय हो जाएगा। ठीक, देखिए B आपका क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है, 1 से लेके 7 अम्लीय, और 7 से लेके इधर यदि जाएंगे 14 तक आपका क्षारीय, और करेक्ट यदि 7 रहेगा तो उदासीन माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में बता दिए। अब आते हैं किस पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, 12 नंबर लिखा, हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या यानी प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो आंसर आपको यहाँ से देखते हैं। अभी देखिए क्या हो जाएगा एकदम इजी वे में। ठीक, तू कहाँ जा रहा भाई, देखिए, ओ तेरी भाई तू आ जा, कोई टेंशन नहीं पेंशन लेने का है। ठीक है, आंसर, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना हो गया, लेस देन, मतलब क्या होता है, यानी हाइड्रोजन आयन मतलब ये दे रखा है। ठीक, बढ़ाई जाती है तो बिलियन अम्लीय हो जाता, मतलब 7 से जितना 1 की तरफ जाएंगे तो आपके बिलियन की सांद्रता क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतने से घट जाती तो आपका क्षारीय हो जाएगी। सिंपल सा क्या करना, इतना नहीं समझ में आ रहा ये कॉन्सेप्ट ना। ठीक है, क्या लिखना, 7 है गया, 7 से इस साइड जाएंगे मतलब 6 हो गया, 5 हो गया, 4 3 2 1 की तरफ अम्लीय प्रवृत्ति, अम्लीय विलयन की अम्लीय प्रवृत्तियाँ बढ़ती जाएगी, प्रकृति बढ़ती जाएगी। और इधर यदि जाएंगे 14 तक, इधर क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रवृत्ति घटती जाएगी, क्षारीय आपकी बढ़ती जाएगी, इधर आपका अम्ल बढ़ेगा, इधर आपका क्षार बढ़ेगा। ठीक,
ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। अब आते हैं किस पे, आपका 13 नंबर आपके सामने कितना दे रखा है, लिखा है क्या, क्षारीय विलयन, देखो ओ एच सॉरी एच आयन होते हैं, अगर हाँ तो क्षारीय विलयन क्यों होते हैं, ठीक है, नहीं तो भी बताना। हाँ लिखा देखो कर यहाँ, क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं ओ एच आयन की सांद्रता की तुलना में कम होते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं मार हो रही है, ठीक है, मार हो रही है तो 2 लड़के हैं, एक पार्टी इधर है एक पार्टी इधर, इसमें मान लेते हैं 20 लोग हैं, इसमें मान लेते हैं 5 लोग हैं, तो 20 लोग मारेंगे, ऐसा कहीं ऐसी तैसी कर देंगे कि नहीं, इतना पीटेंगे मुँह लाल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है, OH आयन की मात्रा ज़्यादा है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम है, तो बताओ ये प्रबल होगा कि नहीं आपका, तो वही आपके पूछा है। हाँ मतलब H आयन की सांद्रता कम है OH के कंपेयर में, ठीक, OH ज़्यादा है, इसीलिए क्या होता है, ये विलयन क्षारीय बनता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं किस पे, आपका 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बूझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब बिना बूझा हुआ चूना किसे बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, बूझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करेगा, मतलब किस कंडीशन में करेगा, कहाँ करेगा, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए यदि मृदा मतलब सॉइल मट्टी अम्लीय है तो खेती के लिए वो अनुपयुक्त है, खेती के लिए आप खेती नहीं कर सकते यदि आपका अम्लीय है। तो किसान मृदा की क्षारता को बढ़ाने के लिए बूझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बूझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या चाक का प्रयोग कर सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कर सकता है, जिससे क्या होता है अम्लीय प्रवृत्ति घट जाएगी, इसलिए वो आप आराम से खेती कर सकता है, ठीक है, ठीक। अब आते हैं क्या हो गया, चलिए 15 नंबर पे लिखा है, 15 नंबर लिखा है CaOCl2 यौगिक का यानी प्रचलित नाम है। कोई पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बताओ तो क्या बताएंगे, CaOCl2, ठीक है, ये आपको बता देना एकदम इजी तरीके से, ठीक है। ये था आपका 15 नंबर। 16 नंबर क्या दिया, वैसे सेम टू सेम छोटा छोटा ऐसे सटीक पूछे भाई, सटीक लिख दीजिए बस, ठीक है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके बीरंजक चूर्ण बनाता है, तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO का होल्ट वाइज होता है, ठीक, ये हमने यहाँ से बता दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक। लिखा है क्या, लिखा है तू भाई रे जो जा तू कहाँ आ रहा भाई, 17 नंबर, कठोर जल को मृदु मतलब एकदम से नरम करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब पानी है, पानी में हम क्या करेंगे, यदि सरफ घोल देंगे तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, मतलब कठोर जल से क्या हो जाएगा, मुलायम जल मतलब सॉफ्ट जल हो जाएगा, हार्ड से सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कपड़ा में आराम से, देखो मान लेते कपड़ा है, कठोर जल तो घुसेगा नहीं। अब उसमें हम क्या मिला दिए, वॉशिंग पाउडर निरमा, सबकी पसंद निरमा, ठीक है, ऐड नहीं हो रहा भाई, ठीक। तो यहाँ पर ये यानी वॉशिंग सोडा, धावन सोडा का फार्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक। इसमें देखिए पानी की मात्रा यदि ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा, क्योंकि कपड़ा धोने में पानी ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब खाने वाला सोडा पूछे तो यहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, पानी की मात्रा कम कर दीजिएगा, कितना अब ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे कपड़ा हो गया, कपड़े के अंदर यदि हम क्या करें, कठोर जल को डालेंगे तो घुसेगा नहीं, तो इसी को हम क्या कर देते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, जो क्या कर देते हैं, इसके कपड़े के अंदर घुस के मैल को क्या कर देता, पकड़ लेता है, जब हम ब्रश मारते हैं खर 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 खर, मैल साइड में हो गई, कपड़ा एकदम वॉशिंग पाउडर वाला हो गया, ठीक, व्हाइट कलर का हो गया। नहीं जो जैसा रहेगा तैसा रहेगा ना, हमारा पीला रहे तो सफ़ेद कैसे हो जाएगा, लाल रहेगा तो सफ़ेद नहीं होगा ना, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्या दे रखे हैं, 18 नंबर दे रखा है, लिखा है 18 नंबर, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, क्रिया समीकरण भी लिखना है, ठीक है। चलिए आपको समीकरण याद करिए या आपका ये थ्योरी बेस याद करिए। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट तथा जल के निर्माण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। देखिए ऊपर NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जो क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, प्लस वाटर बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है।
ये तो इसके बारे में। और क्या दे रखा भाई, और क्या दे रखा है, तू आजा भाई। चलिए कितना दे रखा है आपका 19 नंबर, लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने पर समीकरण लिखिए। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यही सब फार्मूला पूछेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो कहती है CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब आधा H2O प्लस क्या लिखेंगे 1.5 H2O यहाँ से ले लेंगे, आधा यहाँ ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बनाया 1.5 और आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 आपका यहाँ से पानी हो गया। और CaSO4 जो जिप्सम, इसे वाला जिप्सम का फार्मूला ये हो गया, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का फार्मूला ये हो गया। प्लास्टिक ऑफ पेरिस यदि 1 नंबर में पूछे तो क्या लिखेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब आधा H2O। अब जिप्सम का पूछे तो CaSO4 इंटू 2 H2O। ठीक, तो ये आपका हो गया था इसके बारे में। और क्या दे रखा, 20 नंबर आपको दे रखा आप देखिए, ये सटीक आप कमेंट में आंसर छुपा लेंगे, देखिए कौन बताता है। पहले ही बता दिया गया, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसके पीएच संबंध है। ठीक, एक हो गया, या आपका लाल लिटमस, क्या बोला नीला नहीं, लाल लिटमस को नीला कर देता, अभी बताया गया क्षार। तो इसमें से बताओ यानी आपका 1 सही है या 4 सही या 5 सही है या 10 सही है। आप कमेंट बॉक्स में 20 नंबर का लिख के दिखाइएगा, 20 नंबर का देखें कितने नंबर लिखाते हैं। ठीक, हम छुपा लेंगे इसे। ठीक, इसका बता देंगे हम। ठीक, लिखा है क्या, लिखा है कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो यानी चूने के पानी को दूधिया कर देता, उस विलयन में क्या होगा। NaCl, ये तो नमक है, कोई टेंशन नहीं है। Cl है, इसमें टेंशन है। LiCl है या KCl है, कौन सा आपका सही है, मतलब क्या हो गया HCl इज द करेक्ट आंसर ऑफ द इस क्वेश्चन। ठीक है, इसका HCl आपका आंसर होगा। ठीक, और क्या दे रखा है, तो भाई कितना जूम हो जा रहा है। ठीक, लिखा क्या 22 नंबर। ठीक, लिखा है 22 NaOH का 10 ml विलयन या Cl का 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन हो जाते हैं। यदि हम NaOH को उस विलयन के 20 ml लें तो उसे विलयन को उदासीन करने के लिए यह Cl के उस विलयन की मात्रा की आवश्यकता होगी। कितना आवश्यकता होगी, आपका ऑप्शन नीचे रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका नीचे रहा, कितना 4 ml या 8 नंबर या 12 ml या 16 ml, तो 16 ml इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये MCQ होगा। ठीक, पेपर की चिंता ना करिए, आप केवल पढ़िए। लिखा क्या है, अपचय का उपचार करने के लिए, ठीक है, एक्चुअली अचार होना चाहिए। ठीक है, क्या दे रखे हैं भी पता चल जाएगा। यहाँ सॉरी, अपचय मतलब जो भोजन पचता नहीं, गैस वाला काम कर रहा है। अपचय का उपयोग करने के लिए निम्न किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। पहला एंटीबायोटिक, ये तो नहीं किया जाता। हम जो किसी की बीमारी होती है, चोट वोट लगता तो एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, चाहे ऑपरेशन किया जाता है तो। यानी आपका एनाल्जेसिक मतलब पीला, ये भी नहीं हो गया। एंटी एसिडिक मतलब किसी को गैस बना रहा है, भोंय भोंय मार रहा है, उसके लिए एंटी एसिडिक का यूज करते हैं। ठीक, एंटीसेप्टिक प्रतिरोध भी नहीं यूज करते हैं, जब चोट लगती है तो एंटीसेप्टिक सिप्लाडिन वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो एंटी एसिडिट आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, 24 नंबर पे। 24 नंबर दे रखा है, क्या दे रखा, जिन अभिक्रिया के लिए सबसे पहले शब्द समीकरण लिखे हैं उसे संतुलित करना, मतलब ये जो शब्द में लिखा है इसे केमिकल रिएक्शन में लिखना है, अभिक्रिया लिखना संतुलित, उसे संतुलित भी आपको करना है। पहला दे रखा है, क्या होगा देखिए, पहला दे रखा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के साथ अभिक्रिया करके बताना है। ठीक, तो ये आपका पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया था, बोस प्रोसेस, आप ये देखिएगा। ठीक है, चलिए नीचे दिखा देते हैं, दिखाते चलते हैं। देखिए यही सेम टू सेम दे रखा है, ये वाला प्रोसेस। क्या दे रखा है, इन्होंने H2SO4 लिया एक्वस फॉर्म में, जिंक चूर ले लिया, क्या बना दिया ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इलिबरेट हो गई। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन था। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। बी नंबर क्या दे रखा, बी नंबर ये दे रखा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ क्रिया करता है। मैग्नीशियम पट्टी के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, इसे आपको नीचे हम दिखाते हैं। बी नंबर क्या दिया, या Cl को यदि हम Mg के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा MgCl बनेगा, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस दोबारा इलिबरेट होगी। सब में हाइड्रोजन गैस ही इलिबरेट हो रही है। ठीक है, अब क्या दे रखे हैं, तीसरा नंबर आपका दे रखा है, तीसरा दे रखा है
तीसरा क्या दे रखा है, लिखा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये भी हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करेगा। देखिए तनु H2SO4 एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराएगा, तनु H2 प्लस आपका यानी Al मतलब एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस इल्यूबरेट होगा। ठीक, चलिए आते हैं और एक बार और हाइड्रोजन को इलिबरेट कराते हैं। एक्चुअली में आपका नीचे वाला दे रखा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ क्रिया कराता है, मतलब लौह के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उससे यदि रिएक्शन कराया जाए तो क्या प्राप्त होता है, तो हमारा निकलेगा Cl को यदि Fe के साथ क्रिया कराएगा तो FeCl2 प्लस क्या हो जाएगा 2H2 गैस निकल जाएगी। ठीक, तो इसके बारे में ये था। अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट 10 पे 25 नंबर पे। 25 नंबर क्या दे रखा है, 25 नंबर दे रखा है एल्कोहल एवं ग्लूकोज ऐसे यौगिक हैं जो हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, चलिए हाइड्रोजन हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए क्या दिए, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, क्रियाकलाप द्वारा साबित करिएगा। ठीक है, क्रियाकलाप द्वारा साबित करिएगा। चलिए लाते हैं इसे आपके सामने, ये साबित करते हैं और अच्छे से लिख रखा है। एक कार पर 2 कीले लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। कीलो को 6 वोल्टेज की एक बैटरी दोनों टर्मिनल के साथ लगाइए और स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु Cl प्रभावित कर दिया जाता है। इन परीक्षणों को ग्लूकोज तथा एल्कोहल के विलयन को साथ अलग अलग दोहराया जाए। ठीक है, अलग अलग दोहराया जाए तो क्या होगा, अभी यहाँ से डायग्राम दिया है कि नहीं, डायग्राम दे दिया। अवलोकन पहले देख लेते हैं, पहले डायग्राम देख लेते हैं, अवलोकन हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, अवलोकन क्या दे रखा, चलिए सुन लेते हैं। यह देखा जाता है कि Cl के विलयन बल्ब जलता है, जबकि ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन बल्ब नहीं जलता है। ऐसा क्यों होता है, नीचे आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ से दे रखा है, यहाँ से आपको एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, आपको तब मजा आएगा। देखिए क्या लिखे इन्होंने, एक्चुअली क्या ले रखा, देखो कील और क्या होता है रबर का कार्क दे रखा है और अम्लीय विलयन दे रखा है। बीकर में ले रखा है सब सारी चीज़ें। स्विच ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर स्विच लगा दिया, बोल्ट लगा दिया मतलब बल्ब लगा दिए, बैटरी का वोल्टेज मतलब 6 वोल्ट लगा दिया गया। ठीक, अब इसी को क्या कर देंगे, यहाँ से क्या लिखा है, यहाँ से क्या लिखा है इसी के बारे में आप सुनिए। देखो 6 वोल्ट की बैटरी इन्होंने दोबारा यहाँ लगा दिया। ठीक है, और यहाँ एक्चुअली बल्ब लगा दिया, स्विच लगा दिया, बीकर लगा दिया और यहाँ पर क्या फिलअप कर दिया, ग्लूकोज फिलअप कर दिया है। ठीक है, ग्लूकोज फिलअप कर दिया है। अब क्या दे रखे हैं, परिमाण क्या दे रखा है, परिमाण हम आपको देते वही कहाँ चल रहा है। ठीक है, एक नए जोश के साथ आते हैं। ठीक, परिमाण देखो कर दिया HCl को यदि हम तोड़ा जाता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग निकलते हैं, ये समझते हैं कि नहीं, आयन में विभक्त हो जाते हैं। और हमारे जो विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। ठीक है, मतलब विद्युत धारा जो विलयन में आयनों के द्वारा प्रभावित होता है। और क्या करते हैं, जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है। परिमाण स्वरूप बल्ब जलता है। इनके विपरीत मतलब इसके विपरीत ग्लूकोज और हमारा एल्कोहल का विलयन आयन के विभक्त नहीं होता है। इस प्रकार इनमें विद्युत का संचालन नहीं हो सकता है। मतलब ऐसे में तुम्हारा क्या होता है, विद्युत का संचालन वगैरह नहीं होगा। अब निष्कर्ष क्या निकला इससे, ठीक, इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकला कि, ठीक कहाँ चला गया भाई, तू आजा भाई, क्या गड़बड़ कर रहे भैया। ठीक, ये आ गया भाई, सॉरी भाई गलती हो गई थी। ठीक, ये दब गया था। ठीक, निष्कर्ष निकलता है कि जल में हाइड्रोजन होते हैं। ये निष्कर्ष निकलता है जल में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन सभी हाइड्रोजन यौगिक अम्ल नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है मगर वो यौगिक है, मतलब क्या होता है वो और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, जो आपका बिजली जा रही थी। ठीक, एल्कोहल हाइड्रोजन होते हैं लेकिन अम्ल के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जाते हैं। ठीक, तो एल्कोहल में हो गया एल्कोहल का फार्मूला देखा जाए तो C2H5OH होता है। अब ग्लूकोज का देखा जाए तो C6H12O6 होता है। सब में हाइड्रोजन मगर अम्ल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है, इसका पूरा PDF हम नीचे लिंक में दे देंगे, सारा नोट का। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे लिखना है आप लिख लीजिएगा, अथवा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है,
ठीक, क्या लिखा 26 नंबर, आसुत जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, अभी बताया गया। आसुत जल में देखिए क्या होता है, आसुत जल, इसे थोड़ा सा देख लिया जाए। तू भाई कहाँ चल, इधर आ जा। ठीक, देखिए आंसर क्या दे रखा है, देखिए आसुत जल विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि आसुत जल में आयन उपस्थित नहीं होते। आयन रहेंगे, हाइड्रोजन आयन, तभी तो किसी से मारेगा। ठीक, इसलिए विद्युत यानी चालन नहीं होते हैं। ठीक, जबकि वर्षा का जल चालन करता है क्योंकि आयन मतलब लवण मौजूद होते हैं, इसीलिए वो विद्युत का चालक होता। आसुत जल देखा जाए तो विद्युत का चालक नहीं होता। आसुत जल में कोई भी आयन वगैरह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 27 नंबर पे। क्या लिख रखे हैं, 27 नंबर आपका दे रखा, जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। ठीक है, अम्लीय क्यों नहीं होता, आप बताइए। यदि हम जोड़ दिए हैं तो OH से वो क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। जल की अनुपस्थिति अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि जल हाइड्रोजन का विघटन केवल जल के उपस्थिति में उत्पन्न होते हैं। ठीक, उसमें कॉन्सेंट्रेशन हम मिला देंगे यार, जैसे क्या हो रही है H2SO4 में बहुत सारा हम पानी मिला दें तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी ना। तो वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ प्रॉपर्टी है आपके लिए। ठीक, 28 नंबर क्या दे रखा है, हम 28 नंबर आपका दे रखा है, 28 नंबर यहाँ से। ठीक, 30 यानी हमें 38 मतलब 34 क्वेश्चन देखना है। ठीक, 5-6 और देखेंगे, आपकी छुट्टी आराम से हो जाएगी। लिखा है 5 बिलियन ABCDE है, जबकि सर्वात्रिक सूचक जांच किया जाता है pH क्रम से 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होता है। तो कौन सा बिलियन उदासीन है। ठीक, कौन सा बिलियन उदासीन, यही हम आपको बताते चलते हैं। देखिए इसी से हम बता देंगे। देखो उदासीन मतलब 7 रहेगा तो उदासीन। ठीक है, 7 रहेगा तो उदासीन। दूसरे पे आते हैं, प्रबल क्षारी, क्षार मतलब देखो 7 से इधर यदि रहेगा तो मतलब 9-10 के करीब, देखो 10 है 11 तो प्रबल क्षारी हो जाएगा। ठीक है, 7 से इस साइड है ना। ठीक, 7, 8, 9, 10, 11 तब जाके है, फिर 9 क्या हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा कम क्षारी रहेगा। ठीक है, कम क्षारी रहेगा। प्रबल अम्लीय, सबसे ज़्यादा अम्ल कौन रहेगा, एक, जिसका आपका pH 1 रहेगा वो आपका प्रबल अम्लीय रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या दे रखे हैं एक्चुअली, दुर्बल अम्लीय मतलब सबसे कम अम्लीय कौन रहेगा, इसके कंपेयर में देखा जाए तो 4 रहेगा। ठीक, क्योंकि ये 7 के लगभग करीब है। यानी दुर्बल क्षारी मतलब सबसे दुर्बल, मतलब दुर्बल बाटे एकदम से टुन्न वाले, ये 9 नंबर रहेगा। ठीक है, तो आपकी इसी को आपको क्या कर देना, आप देखिए यहाँ से आपको जो भी चार्ट दिया है उसी को दिखा देते हैं। देखो अम्लीय न सॉरी उदासीन 7 नंबर, अम्लीय क्षारी मतलब प्रबल क्षारी 11 नंबर, प्रबल अम्लीय क्या दे रखा है, प्रबल अम्लीय मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड 1 है, दुर्बल अम्लीय कौन है 4 है, जिसका pH 4 है, दुर्बल क्षारी जिसका 9 है। अब इसमें क्या दे रखे हैं, देखिए यहाँ से क्रम बढ़ता हुआ क्रम था। अब बढ़ता हुआ क्रम भी पूछा ना, सांद्रता, और वही क्रम में लिखने पर तो देखो क्या होता है, सबसे ज़्यादा अम्लीय 1 होता है, फिर 4 होता है, फिर 7, फिर 9, फिर 11, जाते जाते एकदम से क्षार प्रकृति की हो जाती है। ठीक है, अब क्या दे रखे हैं 29 नंबर आपके सामने ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या लिख रहा, परख नली AB 2 समान लंबाई की है, चलिए मान लिया। मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए, मैग्नीशियम की पट्टी भी ले लिया। अब परख नली A में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl भर दिया, दूसरे में क्या भरने CH3COOH यानी सिरका भर दीजिए हम। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदा होगा और क्यों। ठीक है, अब चलिए आते हैं, इसी को हम आपको दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए क्या दे रखे हैं, परख नली A में तेजी से बुलबुला, क्योंकि उसमें HCl डाल रखे जो एकदम से स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मतलब सबसे तेज होता है। देखिए जिसमें हाइड्रोक्लोरिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HCl देखा जाए CH3 की कंपेयर में अधिक अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय होता है। इस प्रकार तीव्र गति से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, बुदबुदा उत्पन्न होता है। मतलब HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है, जिससे क्या हो जाता है, बहुत तेजी से बुदबुदा निकलता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपके सामने, यहाँ से दिखाते हैं आपको 30 नंबर, अब पहुँच चुके हैं करीब करीब। लिखा है ताजे दूध के pH का मान 6 होता है। ठीक, दही बनाए जाने पर pH का मान क्या परिवर्तित होगा, उत्तर समझाइए। ठीक, दही मारेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति हो जाएगा, मतलब 6 से हल्का हल्का इधर चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को आपको हम समझा देते हैं। लिखा है देखो, करिए दूध का pH 6 होता है, हमने मान लिया।
जैसे दही में परिवर्तित होता पीएच का मान घटता जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। अभी 6 है, 6 से क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। तो यार ये 3 इतना खतरनाक, जाते जाते 3-2 तक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ से इसी कैटेगरी में मोस्टली आता है। ठीक है, तो पीएच स्केल भी आप बना सकते हैं। 31 क्या दे रखा है, लिखा है एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। चलिए हमने मिला दिया, मिला दे दिया, ठीक है। चलिए तो ऊपर चल जाओ भाई, ठीक 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 ठीक। लिखा पहला ऑप्शन, ताज़ा दूध पीएच के मान के 6 में यानी बदल कर थोड़ा क्षारीय हो जाता, क्यों। दूसरा, ठीक, ताज़ा दूध यदि रखा जाए, ताज़ा दूध के पीएच का मान 6 से बदल कर थोड़ा अम्लीय क्षारीय क्यों हो जाता। दूसरा, बी वाला, इस दूध को दही बनाते समय अधिक समय क्यों लगता है। ये दोनों कारण का उदाहरण आपके सामने नीचे दे रखा उत्तर लिख रखा है। पहला, ताज़ा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय हो जाता है, क्योंकि क्षारीय स्थिति में दूध आसानी से दही नहीं बनता। अभी क्या बोले हैं, अम्लीय प्रकृति उनकी प्रवृत्ति क्या होती, बढ़ती है। अब यहाँ क्षार दिया तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगी, वो दही बनेगा ही नहीं। ठीक है। दूसरा, चूंकि ये दही क्या है, यह दही समान दूध की तुलना में थोड़ा क्षारीय है, दही बनने में सहायक अम्ल क्षार द्वारा उदासीन हो जाएंगे। मतलब देखो क्या करेंगे, उदासीन हो जाएंगे, इसलिए दही यानी अधिक समय में लग जाएगा। कहने का मतलब क्या करें, ये वाला ऑप्शन क्या दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, क्षार दे रखा है। ठीक है। अब बताओ, यदि हम जोरन डाल रहे हैं तो अम्लीय नेचर का होगा, मतलब एसिड प्रॉपर्टी की होगी, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, जिससे जाहिर सी बात क्या हो जाएगी, दही जमवा नहीं करेगी। ठीक, कभी भी नहीं जमेगी। तो यही कारण था इसके बारे में। और क्या दे रखे हैं, 32 नंबर आपको सामने दे रखा है, लिख रखा है प्लास्टिक ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का फार्मूला भी बताए हैं, आप कमेंट में बताइए, अभी नीचे बताया गया था। नॉर्मल प्लास्टिक पेरिस नहीं, ये क्यों रखा जाता है, सीमेंट देख लिए, सीमेंट यदि देखते हैं छोड़ देते हैं तो हमारा हाथ में भी जो मॉइस्चर वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है कि नहीं। तो वही लिखा प्लास्टिक ऑफ पेरिस आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा है, मतलब वहां पर नमी ना के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसी को आपको नीचे बताएंगे। और एक छोटा सा रिएक्शन, प्लास्टिक ऑफ पेरिस आर्द्र रोधी बर्तन में रखना जाना चाहिए, क्योंकि ये नमी से अवशोषित हो जाता है और जिप्सम बनाकर एक कठोर बना लेता है। ठीक, देखिए कहती है प्लास्टिक ऑफ पेरिस और दोनों का फार्मूला, प्लास्टिक ऑफ पेरिस कितना होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब आधा पानी हो गया, फिर 1.5 पानी हमने इसे मिला दिया, मतलब अगल बगल से खींच लेता, नमी से खींच लेता और क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता, CaSO4 इंटू 2H2O, ये पूरा बना लेता है, जिससे क्या हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे रखते हैं। जब जिप्सम हो जाएगा तो हम कोई सी जाहिर सी बात सीमेंट यूज ही नहीं करेगा। अरे तुम्हारे घर में नॉर्मल देख लीजिए वो आता है पुट्टी करने वाला, अब बताओ वो कठोर रहेगा तो कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, तो इसीलिए नमी स्थान में रखा जाता है। ठीक है। अब क्या लिख रखे हैं, तो भाई इधर आ जा, उदासीन अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। उदासीन अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण आपको देना पड़ेगा। पहला देख दिए जाए, क्या दे रखा, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिमाण स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होते हैं, जिसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या होता है, देखिए मतलब अम्ल और क्षार की यदि हम प्रक्रिया कराएं तो हमें क्या होता है, उदासीन मिलेगा। अम्ल और क्षार मिलेंगे तो जाहिर सी बात उदासीन मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों बाइंड करके दोनों स्टेबल हो जाएंगे, जिससे हमारा उदासीन चीज बनेगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल पे NaOH और HCl। ठीक है, देखो ये एसिड है, ये एक्चुअली क्षार है, क्या बन गया, हमारा उदासीन नमक बन गया, जो हम खा रहे हैं। ये भी हमारा उदासीन है, जिसे हम पी रहे हैं। ठीक है, HNO3 KOH के साथ रिएक्ट कराएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, KNO3 प्लस H2O बनेगा। ठीक, ये था इसके बारे में, आपके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा, कितने नंबर का है, 34 नंबर का है। ठीक है, 34 नंबर, धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग लिखने। धावन सोडा के बारे में आपको लिखना है यहाँ से। ठीक है, उत्तर क्या दे रखे, उत्तर दे रखे हैं, पहले धावन सोडा के बारे में, फिर बेकिंग सोडा के बारे में देख लेंगे। देखिए, धावन सोडा का प्रयोग लिखना है। सबसे पहले उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। जल की कठोरता को हटाने के लिए होता है, जो कपड़े में सरफ की तरह यूज करते हैं। ठीक है, धावन सोडा कपड़ा धोने के लिए।
ठीक है। अब बेकिंग सोडा क्या होता है, ब्रेड कहते हैं, रम बियर विस्की बनाया जाता है इसी के द्वारा। ठीक, बेकिंग सोडा का प्रयोग, बेकिंग सोडा का प्रयोग जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टेरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य पदार्थ अम्ल का मिश्रण है, जबकि बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जल में मिलाया जाता है। तो इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी व केक स्पॉन्जी नेचर के हो जाते हैं। जैसे पावरोटी देखे होंगे क्या फूला फूला रहता है ना, उसमें भी तुम्हारा क्या हो जाता है, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, जिससे हम खाते हैं आराम से। ठीक है, अब ब्रेड देख लीजिए। ठीक, यही सब सारी चीज़ होती है जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्चुअली एथिल एल्कोहल प्रोड्यूस करती हैं और हमारा क्या बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, जो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड इनको नुकसान है। ठीक है, और क्या दे रखे हैं, दूसरा उपयोग, दूसरा लास्ट फाइनल दे रखा है, इस यानी इसका उपयोग सोडा मतलब सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है, अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। इसी तरह से आपका ये साइंस वाला चैप्टर नंबर 2 का पूरा लेक्चर आपका ख़त्म हो गया। इसके पहले आपका फर्स्ट चैप्टर करा दिया गया। इसी तरह से सीरीज में हम जो भी आपका चैप्टर है विज्ञान का, सारा चैप्टर को एकदम इजी वे में क्वेश्चन आंसर करा देंगे। अब पिछले साल का जितना भी क्वेश्चन है इसमें हम आपको करा देंगे, और जो भी मॉडल पेपर आएगा उसे कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, एकदम जैसे कॉपी पे लिखते हैं वैसे कैसे लिखना है, टॉपिक कौन सा हमें हेडिंग डालना है, क्या सारी चीज़ें हम आपको क्या कर देंगे इस चैनल पे स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे। तब तक के लिए बाय और नमस्ते। मिलेंगे मैथ अथवा इसी का थर्ड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का ख्याल